करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। आज देश हो या दुनिया हो, जरूर इंटरनेट की तरंगों पर पूरी दुनिया और पूरे ब्रह्मांड की सैर की जा सकती है, लेकिन आज भारत की ये खूबसूरती है, हमारे इस लोकतांत्रिक देश की खूबसूरती है कि यहाँ पर आज भी साहित्य का एक अलग स्थान है, एक अलग महत्व है। और ऐसे में कविता, जी हाँ, जो कि आपके और हमारे हृदय के अंदर धरातल को छू जाती है, उस कविता को जिंदा रखने का काम करते हैं। और सीधे तौर पर कहें तो भारत के दिल यानी कि मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर वीर रस के कवि के रूप में वो जाने पहचाने जाते हैं। नाम है शशिकांत यादव और अपनी वाणी में सरस्वती का विराजमान भी होता है और अपनी वाणी के माध्यम से बड़े वैश्विक पटल पर भी जो है छा जाते हैं। कुछ ऐसे ही अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं शशिकांत यादव जी, जो कि आज एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में आप तमाम दर्शकों से रूबरू होंगे। माननीय यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो कविराज जब भी कुछ कहते हैं तो कहा जा सकता है कि दिल से कहते हैं, और दिल से निकली बात जो होती है उसमें खुद ब खुद सच्चाई बयां हो जाती है। शायद यही वजह है कि वो लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं और पूरा जीवन साहित्य को दिया है। कवि के तौर पर देश विदेशों में विख्यात हैं और जब वो बोलने के लिए खड़े होते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि अल्फाज कम पड़ जाते हैं, शब्दकोश छोटे पड़ जाते हैं। शायद यही खूबी और यही उनकी अद्भुत वाक शैली है जो कि उन्हें पूरे विश्व में एक अलग पहचान देती है। सबसे पहले यादव जी, आज के इस दौर में, बदलता दौर है, आधुनिक युग का बदलता परिवेश है, साहित्य को जीवित रखना, कविता के महत्व को बरकरार रखना, नैतिकता, मर्यादा, गरिमा, इन सब को कायम रखना कितना मुश्किल, कितना आसान होता है एक आधुनिक युग के कविराज के लिए? देखिए, मुश्किल कुछ नहीं होता है, अपने कुछ मापदंड तय करने पड़ते हैं हर युग को और हर युग के कलाकार को, कवि को, साहित्यकार को, पत्रकार को। और अगर आप उन मापदंडों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आप उस युग को प्रभावित करते हैं। हमारा भी एक जो युग है इस समय पर, जो सोशल मीडिया और मीडिया का एक ज़माना है, नई जनरेशन से हमको इंटरेक्ट होना पड़ता है, तो हम लोग उन मापदंडों के मर्यादा में रहकर जो कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त है। मूल रूप से आप देवास से आते हैं और देवास को जो है माँ चामुंडा की नगरी कहा जाता है, एक ऐसी नगरी जहाँ पर देवताओं का वास है। कितना गौरवान्वित करता है आपको, क्योंकि आप देवास से निकलकर पहले मध्य प्रदेश में छाते हैं और उसके बाद अलग अलग राज्यों के जरिए पूरे देश भर का नाम हो जाते हैं। देखिए, देवास साहित्य और संगीत की नगरी है। देवास में रज्जब अली खां साहब, पंडित कुमार गंधर्व, प्रोफेसर नईम सरी के 9 गीतकार हुए और माँ चामुंडा और तुलजा भवानी के साथ साथ शीलनाथ जी महाराज की बड़ी कृपा देवास पर रही, जो साहित्य और संगीत के देवता कहे जाते हैं। बस उन्हीं का आशीर्वाद मैं ये मानता हूँ कि देवास से निकलकर, लेकिन मेरा कविता के जीवन की शुरुआत इंदौर से हुई, इंदौर के राजवाड़े के बाल कवि सम्मेलन से। तो जितना महत्व देवास का है मेरे जीवन में, उतना ही महत्व इंदौर का भी है। बड़ी बात है और ये मध्य प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है कि देवास के पुत्र जरूर हैं, लेकिन इंदौर पर भी उतना ही स्नेह, उतना ही प्यार और उतना ही दिल रखते हैं। शायद यही वजह है कि साहित्य और कला के क्षेत्र के साथ साथ कविता की दुनिया में एक अलग नाम और एक अलग पहचान को वो रखते हैं अपने साथ। शशिकांत जी, हमने आपके बारे में सुना है कि आप देवास से जब आपने शुरुआत की अपने इस काव्य पाठ की, तो ये सिलसिला पहले तो प्रदेश और प्रांत में मशहूर हुआ, और चूंकि आप बचपन से ही थोड़े क्रांतिकारी रहे हैं, जो मैंने पढ़ा है आपके बारे में, तो थोड़ा बताइए कि कैसे इससे जुड़ना हुआ और एज ए प्रोफेशनल आपने इसको अपनाया था या एज ए पैशन ये आपके जीवन में आपको हावी हो गया? नहीं, कविता तो अनायास आई जीवन में। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई 31 अक्टूबर 1984 को और उन इंदिरा जी की हत्या ने मुझे बहुत उद्वेलित किया अंदर से, और उस उद्वेलन में एक कविता निकली जो मैंने बाल सभा में पढ़ी 12 साल की उम्र में। वहाँ से मेरी कविता की यात्रा शुरू हुई और इंदौर में राजवाड़े पर शशि शुक्ला, अजय शुक्ला एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार हुआ करते थे, उन्होंने बाल कवि सम्मेलन किया 14 नवंबर 1985 को, जहाँ मेरी पहली प्रस्तुति हुई। वहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई। और चूँकि मेरे परिवार की पृष्ठभूमि संघ की पृष्ठभूमि है, मैं आरएसएस पृष्ठभूमि परिवार में हूँ, इसलिए थोड़ा सा राष्ट्रवादी बचपन से हूँ और पिता भी इसी काम में थे, मतलब राष्ट्रवादी थे, तो वो मूल संस्कार तो रहते ही हैं आपके। मतलब ये कहा जा सकता है कि क्रांति और विचार आपके खून में है, बह रहा है। चलिए, बड़ी बात है। और यहाँ पर आपने चूंकि बात विचारधारा की है, तो आजकल ऐसा आरोप लगता है कि जो कविराज होते हैं वो विचारधारा से प्रभावित होते हैं और जब मंच पर शोभा बढ़ाते हैं या मंच पर काव्य पाठ करते हैं तो उनकी विचारधारा भी कभी कभी हावी होने लगती है। क्या आपके सामने वैसी कुछ चुनौती आती है क्या? नहीं,
कवि की कविता में और कवि की प्रस्तुति में युग का प्रभाव होता है। जो कवि जिस युग में होता है उसको उस युग के अनुसार कविता रचनी पड़ती है या उससे कविता रचित होती है। इस देश ने दिनकर का युग भी देखा है, इस देश ने निराला की कलम भी देखी है, इस देश ने नीरज जी के गीतों को भी खूब सुना है, इस देश ने डॉक्टर हरिओम पवार के विद्रोह को भी देखा है। तो हमारी पीढ़ी को भी जो कुछ देखने को मिला तो हमने वो अभिव्यक्त किया। उसके कारण कई बार विचारधारा हावी हो जाती है और एक व्यक्ति होने के नाते विचारधारा से प्रभावित तो कवि होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कवि किसी विचारधारा का भोंगा होता है। कवि हमेशा व्यवस्था के खिलाफ होता है। कई बार व्यवस्थाओं में जब अच्छा काम होता है तो कवि उसके पक्ष में भी अपनी बात कहता है। जब हम पक्ष में कहते हैं तो थोड़ा सा कुछ लोगों को आपत्ति होती है, लेकिन जब उनको वो ये भूल जाते हैं कि कभी हमारे विपक्ष में भी बोलते थे। तो कवि के संग, कलाकारों के संग ये सब चीज़ें, ये तो पत्रकारों के संग भी चलता रहता है ये सब। चलिए, बड़ी बात है, चूँकि कवि हैं और कहा जा सकता है कि एक बुद्धिजीवी वर्ग से भी आते हैं, तो ऐसे में हर बात और हर सवाल का बड़े ही सूझबूझ के साथ, बड़ी ही संजीदगी के साथ जो है जवाब भी पेश कर रहे हैं देश के जाने माने कवि शशिकांत यादव जी। आगे बढ़ते हैं यादव जी, ये वो दौर है जब शॉर्टकट का ज़माना है। आज की जो युवा पीढ़ी है वो हर चीज़ को टच स्क्रीन में, एक टच में पूरी दुनिया को घूमने का मादा रखती है। रील्स का ज़माना है, छोटी छोटी चीज़ों को लोग देखना पसंद करते हैं। बड़े और लंबे कवि सम्मेलनों का दौर थोड़ा सा पीछे मुझे छूटता नज़र आता है। क्या आपको दर्द होता है, कभी इस बात को आपने महसूस किया है कि वो श्रोता जो पुराने ज़माने में हुआ करते थे आज उनका अभाव हो चला है? महसूस तो किया है, क्योंकि मैं जिस युग में आया था, पहले कवि सम्मेलन में मुझे पद्म विभूषण गोपाल दास नीरज मिले थे। मैंने रात भर के कवि सम्मेलनों से यात्रा शुरू की थी और आज हम 2.5-3 घंटे के कवि सम्मेलन में आ गए हैं। निश्चित रूप से युग का परिवर्तन हुआ है, रील्स का ज़माना आया है, लोग तुरंत सुनना चाहते हैं, इंस्टेंट आनंदित होना चाहते हैं। तो कवि बहुत प्रैक्टिकल होता है। कवियों ने अपने आप को उस युग में भी ढाला है और आज हम लोगों ने नए सफलता के मापदंड स्थापित किए हैं, हमारी अगली पीढ़ी के कवियों ने किए हैं। और आज टीवी के हर चैनल पर, हर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर आप देखिए अंततः कविता हावी है, किसी भी स्वरूप में हो, चाहे रील हो, चाहे मीम्स हो, कविता कहीं ना कहीं हावी है। समाचार चैनलों से लेकर तमाम मनोरंजन चैनल तक, अखबारों तक कविता का अपना प्रभाव हर युग में रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि हर युग में रहेगा। चलिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत सुंदर यहाँ पर जवाब दिया है और उम्मीद पर जो है दुनिया कायम है। आशा की किरण साहित्य और काव्य जगत के साथ भी बरकरार रहेगी। मैं इस साक्षात्कार को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले शशिकांत जी चाहता हूँ कि आपकी एक ऐसी पंक्ति जो है आप हमारे साथ साझा करें इस तमाम दर्शकों के साथ एमपी न्यूज़ के, कि लगे कि शशिकांत यादव जी जो हैं जब वो बोलते हैं तो उनका औज और उनका तेज जो है उनकी वाणी के जरिए जो है परिलक्षित होता है, अभिव्यक्त। अभी मैंने सबसे ताज़ा जो 4 पंक्तियाँ लिखी वो आपको सुनाता हूँ कि छोड़ के गए थे, दिल तोड़ के गए थे, तुम मालिक नहीं हो, वहाँ सिर्फ मजदूर हो, 2 बार की पिटाई भूल गए प्यारे भाई, एटम से अकड़े हो, बड़े मगरूर हो, चाइना अमेरिका की चाल में फंसे रहे हो, दोगले पड़ोसी बने भाइयों से दूर हो, और मांगने से मिला है ना मिलेगा ये काश्मीर, देखो आज आटा मांगने को मजबूर हो। तो कवि युग के हिसाब से लिखता है और हमको वैसा जनता से प्रतिसाद भी अच्छा मिलता है। बहुत बड़ी बात है। दुश्मन देश पाकिस्तान को एक करारा जो है काव्य के जरिए अपना कटाक्ष यहाँ पर रखा है, प्रस्तुत किया है कविराज यहाँ पर शशिकांत यादव जी ने। आगे बढ़ते हैं यादव जी, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि हम देखते हैं कि आप तो राजनेता की तरह नजर आते हैं, जब भी मंच पर खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई विधायक या कोई सांसद बोल रहा है, और आपकी सक्रियता का जो पैमाना है वो भी ऐसा ही दिखाई देता है, कभी किसी क्षेत्र में जनता के बीच हैं, कभी किसी क्षेत्र में जनता के बीच हैं। तो क्या जीवन में राजनीति को अपनाने का, एक नए पड़ाव पर आगे बढ़ने का इरादा है क्या आपका? देखिए, मेरे जीवन में 2 चीज़ें बड़ी एक्सीडेंटली हैं जिनको मैं मानता हूँ। एक तो मेरे जीवन में राजनीति प्रारब्ध के कारण है, जो मुझे थोड़ी बहुत करनी पड़ी। मेरा सामाजिक जीवन है, मैंने 22 साल अपने जीवन के राम जन्मभूमि के आंदोलन को, विश्व हिंदू परिषद को दिए हैं। तो वो पृष्ठभूमि होने के कारण राजनीति के करीब मैं रहता हूँ, लेकिन मेरा लक्ष्य हमेशा, अंतिम लक्ष्य कविता रहा है। और जहाँ तक बात राजनीति की है, तो अगर मान लो थोड़ी बहुत रुचि कवियों की राजनीति में रहती भी है तो कोई बुरी बात नहीं है। राजनीति का भी थोड़ा बहुत परिमार्जन ही होगा। पढ़े लिखे नेता मिलने लगेंगे, पढ़े लिखे ना मिले लेकिन लिखे पढ़े जरूर मिलेंगे। चलिए, बड़ी बात है। बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत ही सादगी से जो है अपना जवाब यहाँ पर रख रहे हैं शशिकांत यादव जी। लेकिन ये चुनावी साल है और ऐसा कहा जाता है कि जब चुनावी साल आता है तो पार्टियाँ चेहरे टटोलती हैं, जो है चेहरों के बिखराव के बीच में निखार भी ढूंढा जाता है। तो कहीं कोई अवसर यदि आपकी विचारधारा वाली पार्टी ने आपको दे दिया
तो क्या तैयार हैं शशिकांत यादव जी चुनाव लड़ने के लिए भी? मैं संगठन का कार्यकर्ता रहा हूँ और संगठननिष्ठ कार्यकर्ता रहा हूँ। मैंने हमेशा विचार के लिए काम किया है, अनुशासन के लिए काम किया है। अगर मुझे मेरा संगठन आदेशित करेगा तो उस पर भी विचार किया जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ मैं जिस संगठन में काम करता हूँ वह संगठन का आदेश ही अंतिम आदेश होता है, तो उसमें हम लोगों को विचार करने का कोई ज़्यादा विषय नहीं होता है। लेकिन ये तो राजनीति का दौर है, यहाँ तो परिक्रमा का चलन है, जो परिक्रमा करता है वो पाता है, तो कविराज कैसे परिक्रमा कर पाएंगे? नहीं, एज ए कवि तो कभी मुझे ये ऐसा लगा नहीं कि आप परिक्रमा, आपकी अगर प्रतिभा है और आपके अंदर उसके प्रतिभा की प्रासंगिकता है तो फिर संगठन आपको घर आके भी अवसर देता है, ऐसी बात नहीं। तो मतलब आप इंतजार में हैं कि आपके पास भी कभी ना कभी एक अवसर आने वाला है? नहीं, मैं तो बनाने में विश्वास करता हूँ, बनने में मेरा बहुत कम विश्वास है। मैं सृजन से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे नीरज जी ने कहा था कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो मैं इन पंक्तियों को हमेशा याद रखता हूँ कि मुझे जो काम ईश्वर ने दिया है मैं उस काम को बहुत ईमानदारी से कर सकूं, तो फिर उसके बीच रास्ते में जो भी आएगा, जिन पड़ावों पे भी रुकना पड़ेगा वहाँ रुकेंगे, जिन स्थानों पे चढ़ना पड़ेगा वहाँ चढ़ेंगे भी सही, अगर नीचे उतरना पड़ा तो नीचे भी उतरेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि सियासत में कर्म भूमि भी तय करना होती है, तो क्या कोई कर्म भूमि पर आपकी निगाहें टिकी हैं क्या? नहीं, ऐसा कोई मैंने कभी विचार नहीं किया। मैंने कहा ना, मेरा अंतिम लक्ष्य कविता है और कविता के लिए पूरा जीवन दिया है। उसके बीच में ये छोटे छोटे पड़ाव आते हैं, वो सब तय करने पड़ते हैं। चलिए, बड़ी बात है। यहाँ पर शशिकांत यादव जी का फिलहाल तो ऐसा कहना है कि वो तैयार जरूर हैं, लेकिन अवसर यदि उनके पास आता है तो पीछे भी नहीं हटेंगे, ऐसा माना जा सकता है। बहरहाल एक कवि हैं और कवि हृदय जो होता है, कहा जाता है कि सत्य को कहता है, और यदि विचारधारा उस पर जुड़ जाती है तो सीधे तौर पर राजनीति की परिभाषा को भी परिपूर्णता मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं शशिकांत जी। हमने देखा है कि आप बड़े बड़े मंच से जब बोलते हैं या काव्य सम्मेलनों की कमान संभालते हैं, संचालन करते हैं, उसके सूत्रधार बनते हैं, तो एक सूत्रधार के लिए कितना मुश्किल होता है, क्योंकि जो दर्शक वर्ग है, जो श्रोतागण हैं, उनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। कैसे तालमेल, कैसे सामंजस्य बैठाना पड़ता है एक सूत्रधार को कवि सम्मेलनों के वृहद मंचों से? देखिए, वर्तमान दौर बड़े तनाव का दौर है। आदमी तनाव में रहता है, उसको उसके तनाव से मुक्त करके कविता से जोड़ना और कविता के माध्यम से समाज के उन विषयों को उठाना जिन विषयों के माध्यम से समाज के अंदर एक परिवर्तन का संस्कार पैदा हो, परिवर्तन शुरू हो। ये एक कठिन काम है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये हम जितना कर पाते हैं ये सब ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा है। इसमें हमारा किया हुआ कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम जब मंच पर चढ़ते हैं तो कभी ये तय नहीं करते हैं कि हमें क्या करना है, क्या कहना है, कैसे कहना है। ये सब हमको ईश्वरीय वहाँ पे कुछ प्रेरणा ऐसे अंदर से जागृत होती है और उसके कारण हम अपनी प्रस्तुति दे पाते हैं। और वही चमत्कार है जो कवि को श्रोताओं से तादाद में स्थापित करवाता है, और श्रोता कविता का और कवि का इंतजार करता है। और आप सरी के लोगों को भी वो ऐसा लगता है कि शायद हम तैयारी करके जाते हैं, लेकिन मैं बहुत 35 साल के अनुभव के बाद आपको ये बात बोल रहा हूँ कि ना तो कभी कोई कविता लिखी जाती है, ना कोई कभी कविता पढ़ी जाती है। कविता हमेशा ईश्वर के द्वारा दिया गया प्रसाद है जो उतरती है, और प्रस्तुति भी ईश्वर के द्वारा ही संपादित होती है। बड़ी बात। एक सवाल यहाँ पर मेरे मन में है कि जो कवियों की नई पीढ़ी आ रही है, आपको कोई ऐसा लगता है, ऐसा अवसर कि यहाँ पर इनको मार्गदर्शन देने की ज़रूरत है? हाँ। राह से भटक रहे हैं, उनको कविता और साहित्य की महत्व और उसकी गहराई में ले जाने की आवश्यकता है, आपका क्या? देखिए, वर्तमान पीढ़ी जो है वो थोड़ी सी फास्ट है, हर चीज़ को बहुत जल्दी करना चाहती है। और कविता का क्षेत्र ऐसा है, ये बड़ा स्वाभाविक क्षेत्र है, क्योंकि आपकी हर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर और एसपी और नेता ये सब बनाए जा सकते हैं, लेकिन कवि बनाया नहीं जा सकता, कवि होता है। तो जब होने की प्रक्रिया है तो उसके कुछ मापदंड है, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उसके कुछ ठहराव हैं। उन ठहरावों पे अगर कवि ठहरेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से उनका एक स्थापित मुकाम होगा। वर्तमान पीढ़ी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लिख रही है, बहुत अच्छा सोच रही है, बहुत अच्छा सृजन कर रही है, लेकिन हमारी पीढ़ी और अभी की पीढ़ी में केवल एक थोड़ा सा जो गैपिंग है वो है स्वाभाविकता का अभाव। सारी चीज़ टेक्निकल हो गई है, और कविता टेक्निकल नहीं है। कविता हमेशा स्वाभाविकता से आएगी, कविता आपको जनता के बीच से आएगी, कविता आपको सड़क से मिलेगी, कविता आपको आम आदमी के पास से मिलेगी। और अगर हमारा कवि उस तक नहीं पहुंच पा रहा है तो निश्चित रूप से वो दर्द उसकी कविता में नहीं पहुंचेगा, और जब वो दर्द नहीं पहुंचेगा तो वो स्वाभाविकता का अभाव जो कवियों के अंदर, वर्तमान पीढ़ी के और कुछ कवियों के अंदर तो ज़बरदस्त है,
फिर उन्होंने जिन स्थापित कवियों को अपना आइडियल बना लिया है, तो वो एक दिन में वो सब होना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर राहत इंदौरी ने लिखा था कि पहले बरसों आना जाना पड़ता है, तब जाकर के हाथ खजाना पड़ता है। तू भी फल का दावेदार निकल आया, बेटा पहले पेड़ लगाना पड़ता है। तो ये जो पेड़ लगाने की प्रक्रिया है और उस पेड़ को बड़ा करना और फल आने तक धैर्य रखना, ये एक प्रक्रिया है कवि होने की। वो स्वाभाविकता का अभाव कभी कभी थोड़ा सा खलता है, लेकिन मैं ये बात हृदय से स्वीकार करता हूँ कि हमारे बाद जो पीढ़ी आई है वो हमसे ज़्यादा फास्ट है, हमसे ज़्यादा प्रतिभाशाली है। बस थोड़ा सा वो ठहराव को अगर स्वीकार कर ले तो निश्चित रूप से बहुत लंबा समय हिंदी कविता को वो दे सकते। बहुत बड़ी बात और बहुत गहरी बात यहाँ पर कही है। और संप्रेषण की यही जो है बड़ी खूबी होती है, बड़ा महत्व होता है कि जो भी कहा जाता है वो हृदय से कहा जाता है। और यहाँ पर शशिकांत यादव जी भी जो हैं एक गहरा संदेश दे रहे हैं कि धैर्य को धारण करने वाला असाधारण हो सकता है यदि वो धैर्य को धारण कर ले तो। बहरहाल बहुत सुंदर यहाँ पर जवाब प्रस्तुत किया है कविराज ने। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और मेरे जहन में है कि हमने देखा है कि आमतौर पर दर्शक वर्ग, श्रोता वर्ग, उसकी तो अपेक्षाएं कवि से बहुत होती हैं कि ये कवि ऐसा प्रस्तुत करेंगे, ये कवि हमें वीर रस से जोड़ देंगे, ये कवि हमें श्रृंगार रस से जोड़ देंगे, या हास्य में डुबो देंगे, हास्य रस के रंग बिखेर देंगे। क्या कभी किसी कवि का भी दर्शकों से, श्रोताओं से कोई उम्मीद, कोई अपेक्षाएं होती हैं कि ऐसे श्रोता मिल जाएं तो आनंद आ जाता है कवि संग? कवि और कविता पाठ करना और कविता पाठ सुनना, ये दोनों एक दूसरे की पूरक प्रक्रियाएं हैं। बहुत अच्छा कवि होगा, श्रोता अच्छे नहीं होंगे तो कवि कहीं संतुष्ट नहीं हो सकता। और बहुत बुरा कवि होगा, बहुत अच्छे श्रोता होंगे तो वहाँ भी थोड़ा सा श्रोता को अधूरापन लगेगा। यही इस कवि वाचिक परंपरा की जो खूबसूरती है वो यही है कि जैसा हम कहना चाहते हैं और जैसा वो सुनना चाहते हैं, इन दोनों का जो तादाद में स्थापित होता है, वही चमत्कार है कवि सम्मेलन का, वही कविता का चमत्कार है, वही वाचिक परंपरा का चमत्कार है कि आप जो पाठक वर्ग है और जो श्रोता वर्ग है उसका जो अंतर है वो यहाँ पे यही है कि जो हम कहना चाहते हैं और जो वो सुनना चाहते हैं। और ये मैं आज तक महसूस नहीं कर पाया कि तादाद में बस ईश्वर ही स्थापित करता है। बड़ी बात है, यही रसायन है, यही विज्ञान है। शायद यही खूबसूरती भी है कविता की कि कविता जो है खींच लाती है, दर्शक हो, श्रोता हो, उसको घर से निकलने के लिए मजबूर कर देती है। फिर भले ही वो मौसम बरसात का हो या ठंड की हो, ठंड में ठिठुर कर भी जो है श्रोता कविता पर जो है अपना हृदय छोड़ देता है। बहरहाल यही खूबसूरत जवाब यहाँ पर दे रहे हैं कविराज शशिकांत यादव जी। आगे बढ़ेंगे। किस तरह से आप देखते हैं नए नौजवान जो कवि आ रहे हैं, क्योंकि ये तो कमर्शलाइजेशन का दौर है, व्यवसायीकरण हर चीज़ का हो गया है, कवि सम्मेलनों का भी हो पाया है क्या? और एक कवि एक सम्मेलन के माध्यम से यदि अपनी आजीविका चलाना चाहे तो बहुत चुनौतियां हैं, ये महंगाई का ज़माना भी है। तो क्या आपको कभी कोई दर्द होता है? क्योंकि बड़े बड़े हम स्टार्स को देखते हैं, उनको तो आप करोड़ों अरबों रुपए के एडवर्टीजमेंट्स में जो है बड़ा पारिश्रमिक मिल जाता है, लेकिन एक कवि जिसका वो सच्चा हकदार है वो पारिश्रमिक नहीं पा पाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है। ये केवल भोग के ही इसका उत्तर दिया जा सकता है। मेरे ऐसी मान्यता है कि कवि होने के लिए या व्यावसायिक कवि होने के लिए व्यक्ति के पास, कवि के पास दाल रोटी का इंतजाम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दाल रोटी का इंतजाम लेकर कवि सम्मेलन की दुनिया में आते हैं तो कविता आपको घी रोटी देती है। लेकिन घी रोटी की अपेक्षा लेके अगर व्यक्ति डायरेक्ट कवि सम्मेलन की वाचिक परंपरा में आ जाए तो जैसा आपने कहा कि परिवर्तनशील युग है ना। हमारे हमने बड़े बड़े सुपरस्टारों को जब अपने जीवन के उत्तरार्ध में जिस एकांत को, जिस दरिद्रता को या जिस अपेक्षा के अनुरूप उनको जब कुछ नहीं मिला तो जिस तरह के विषाद में हमने देखा है, तो उससे बचने के लिए मेरा, चूँकि मैं भी 30-35 साल से इस दुनिया में हूँ और आज इस समय पर पूरी तरह कविता पर आधारित हूँ, लेकिन मैंने भी नौकरियाँ की हैं और अपने आप को आर्थिक रूप से पहले इतना सक्षम बनाया है कि मैं कविता पे अपनी जीवनचर्या को आधारित कर सकूं। तो नए लोगों से, जब नए लोग कविता को अपना कैरियर बनाएं, स्वागत है उनका, लेकिन कमर्शलाइज होने के लिए, व्यावसायिक होने के लिए थोड़ा सा उनका आर्थिक आधार अगर मजबूत रहेगा तो उनको बड़ी आसानी होगी। मतलब पहले वैकल्पिक रूप से आप कविता को अपनाएं, फिर उसको अपने प्रोफेशन के तौर पर आगे बढ़ाएं। चलिए, बड़ी बात है, एक बहुत गहरा संदेश है नए नौजवान कवियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा है कि आपकी बेटी जो है वो पढ़ाई कर रही हैं मेडिकल की, और हमने देखा है कि क्या आपकी भी अगली पीढ़ी में कोई और कवि आगे बढ़ रहा है इस दिशा में, या आपकी बेटी को आप डॉक्टर बना करके जो है एक अलग विधा में जो है देखना चाहते हैं? क्या सपना है आपका? मैंने फिर आपसे कहा ना कि कवि
बनाए नहीं जाते, कवि होते। मेरे पिताजी, संस्कार तो दिए जा सकते हैं, दिशा दी जा सकती मेरे पिताजी मिल में मजदूर थे, मेरी माँ अनपढ़ महिला थी, लेकिन दोनों को कविता सुनने का शौक़ था। और वो शौक़ कब मेरे अंदर कवि होने की बीजारोपण कर गया है मुझे ही पता नहीं लगा। लेकिन आज मेरे जो तीनों बच्चे हैं कविता से बहुत प्यार करते हैं, कविता को चाहते भी हैं, कविता के उन्हें गुण भी हैं, लेकिन सब ने अपना अलग अलग करियर स्थापित करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ गए। बड़ी बेटी डॉक्टर बनने जा रही है, छोटी बेटी कानून की पढ़ाई करना चाहती है, बेटा अभी छोटा है, उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन यह है कि उनके अंदर मंची प्रतिभाएं तो हैं, तो समय समय पर वो लोग प्रकटीकरण करते हैं। लेकिन मेरा उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। अगर वो इस चीज़ को स्वीकार करना चाहें और कवि होना चाहें तो स्वागत है उनका। चलिए, एक अच्छे पालक की यही पहचान होती है कि बिना दबाव और बिना नियंत्रण के यदि संतान सही दिशा में पहुंच जाए तो सही पालक सही मायनों में सफल हो जाता है। क्योंकि जब हम कवि होने जा रहे थे तब हमारे माता पिता को भी विश्वास नहीं था कि हम सफलता के यहाँ तक पहुँच पाएंगे, तो उनकी भी चिंता थी एक माता पिता होने के नाते, वही चिंता मेरी भी है। लेकिन उन बच्चों के ऊपर है, उन्होंने अपना क्षेत्र चयन कर लिया है, तो मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद है और मेरा जो कुछ मैं कर पाऊंगा वो मैं करूंगा। चलिए, गहरे सवाल का गहरा जवाब यहाँ पर रख रहे हैं कविराज शशिकांत यादव जी। आगे बढ़ते हैं शशिकांत जी, बहुत सारा समय हमने ले लिया। आपकी पहली ऐसी कोई कविता, ऐसी कोई पंक्ति जो आपने प्रस्तुत की और जब तालियों की गड़गड़ाहट ऐसी सुनाई दी कि चारों दिशाओं से आपको लगा कि आज कविता के उस सोपान पर आप खड़े हैं जहाँ पर आप खड़े होना खुद को देखना चाहते होंगे, कोई ऐसी पंक्ति आप हमारे साथ साझा करना चाहें? हाँ, मेरी बहुत सारी ऐसी पंक्तियाँ हैं जिनने मुझे लोकप्रियता दी है, जो मेरी पहचान बनी है। मेरा एक बहुत अच्छा, चूँकि मैं संघ पृष्ठभूमि जैसा आक्रामक रहता था तो बहुत सारे आरोप भी मुझ पर लगे, लेकिन मैं जिस विचारधारा से निकला उस विचारधारा ने मुझे ये संस्कार दिया कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, हो मुसलमान दो अजान गूंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए, सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गोविंद सिंह सी राष्ट्र भक्ति शान होनी चाहिए, पर वतन की आन बान शान पे कोई आँच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। तो ये ऐसी बहुत सारी पंक्तियां हैं। पहली कविता तो मैं ही आज भूल गया हूँ कि मैंने क्या लिखा था, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या पर मेरी पहली कविता आई थी। फिर हिंदी बचाओ आंदोलन से हम जुड़े आदरणीय वैदिक जी के मार्गदर्शन में, अंग्रेजी हटाओ हिंदी लाओ, और बस यहीं से कविता की यात्रा। और मेरे जीवन में कविता के साथ साथ आंदोलन चलते रहे जिसके कारण आक्रामकता बनी रही। चलिए, बड़ी बात है। विश्व हिंदू परिषद की पृष्ठभूमि भी है, संघ की विचारधारा भी है और यहाँ पर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी है, जो कि शशिकांत यादव जी को तमाम कवियों की श्रेणी में एक अलग और एक ऊंचे पायदान पर जो है विराजमान करता है। बहुत सारा समय लिया, जाते जाते कुछ और सवाल बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूँगा कि क्या कभी कवियों पर भी दबाव होता है कि ऐसी कविताएं पढ़ना है और ऐसी नहीं? कोई दिशा निर्देशन होता है, कभी कोई सरकारों का नियंत्रण होता है? कवि सम्मेलनों के मंच में क्या ऐसी कोई बातें होती हैं जो कि पर्दे के पीछे रह जाती हैं? हाँ, रहती है, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन हमने तो कभी सरकारों का दबाव, मैंने तो ना विरोधी सरकार में बर्दाश्त किया, ना अपनी सरकारों में भी मैंने कभी इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया, ना कभी करने दिया। मेरी विरोधी विचारधारा के कवि भी जब मेरे साथ मंच पर रहते हैं और यदि जनता उनके साथ दुर्व्यवहार करती है तो हमें सत्तन जी ने ये सिखाया है कि हमेशा कविता के पक्ष में खड़े रहो, क्योंकि जो विरोध में भी बात कही जा रही वो भी एक अपना पक्ष है। और जब लोकतंत्र की खूबसूरती है ये कि व्यक्ति अपने विरोधी को भी बहुत सम्मान के साथ सुने। देखिए, मैंने कहा कि संघ की पृष्ठभूमि से, लेकिन मेरे जीवन में अटल जी और इंदिरा जी का जो रोमांच है आज भी कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनका नाम लेते ही। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, पक्ष विपक्ष कुछ नहीं होता है। कवि हमेशा व्यवस्था के खिलाफ होता है। ऐसा नहीं कि हमने अपनी सरकारों के खिलाफ कविता नहीं लिखी है, हमने अपनी सरकारों के खिलाफ कविता लिखी है, जनता ने ताली बजाई है, तो हमने हमेशा जनता की आवाज़ को कविता बनाया है। और कवि, हाँ बिल्कुल, वाई नॉट, कि कैसा सूरज उगाया आपने विकास का, कि झोपड़ी का टिमटिमाता दीप भी बुझा दिया, हंसने हंसाने की तो बात गुमसुम हुई, नॉन तेल लकड़ी के भाव ने रुला दिया, सारी दुनिया ने उंगली उठाई आप पे तो आपने तो देश को अंगूठा ही दिखा दिया, कैसी योजना बनाई बड़ी रोज महंगाई, गरीबी मिटाना थी गरीब को मिटा दिया। अब ये तो शाश्वत भाव है महंगाई का, हर सरकारों में महंगाई बढ़ती है, तो कवि को तो वही बात कहनी पड़ती है जो जनता चाहती है। और जनता हम एक्चुअल में जनता के चारण हैं,
कुल मिला के बस। बिल्कुल ठीक बात है। रोटी कपड़ा और मकान, इसका जो दर्द होता है वो कविता में यदि इसको समाहित कर ले तो वाकई में वो ना सत्ता पक्ष होता है ना विपक्ष होता है, वो जनता का पक्ष होता है। और शायद उसी जनता के पक्ष की भावाभिव्यक्ति जो करते हैं वो कवि कहलाते हैं और कवि सम्मेलनों की शोभा को ऊंचायमान कर देते हैं, गुंजायमान कर देते हैं। जाते जाते कविराज, आज आप आए फिर नेताजी वाले लुक में ही हैं हमारे स्टूडियो में। क्या वाकई में राजनीति में भविष्य में कभी एक सितारे के तौर पर नजर आएंगे शशिकांत यादव? इस सवाल का भी जवाब देते जाइए और हमारे एमपी न्यूज़ के दर्शकों के लिए एक खास संदेश आपकी पंक्ति के माध्यम से छोड़ते जाइए। भविष्य तो देखिए ईश्वर तय करता है कि आपको भविष्य में क्या करना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रथम पंक्ति का कवि बनूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिन कवियों को सुनने के लिए मैं अपनी माँ की गोद में सबसे अगली पंक्ति में बैठता था, आज उनके साथ कविता पढ़ता हूँ। तो भविष्य तो आप तय नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपके दर्शकों को केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि जाति, धर्म, पंथ, पार्टी, विचारधारा, इन सब से बड़ा है हमारा देश। और अगर देश है तो सब कुछ है। इसलिए मैं एक कवि होने के नाते, एक कार्यकर्ता होने के नाते और एक नागरिक होने के नाते अपने दर्शकों से एमपी तक के जितने भी श्रोता इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे एक ही, एमपी न्यूज़ के जितने भी श्रोता इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा है देश, और देश अगर रहेगा तो हम सब रहेंगे। इसलिए हम सबको मिलकर, क्योंकि हमारे डॉक्टर कुंवर बेचन ने बहुत अच्छी बात कही है कि हाथ से ही हाथ से, आज उनका जन्मदिन भी है और मैं उनका स्मरण कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि हाथ से ही हाथ से है सावधानी क्या करे, इतने शोलों पे भला दो बूंद पानी क्या करे, इस वतन के वास्ते कुछ फ़र्ज अपने दोस्तों, तुम ही बताओ एक अकेली राजधानी क्या करे। तो देश को बनाने की जिम्मेदारी केवल सरकारों की नहीं है, विधायक, सांसद, कलेक्टर, एसपी, पटवारी, सरपंच, पंच की नहीं है, एक नागरिक होने के नाते हम सब की भी है। अगर इस देश का नागरिक देश बनाता चला जाएगा तो देश अपने आप बनता चला जाएगा। चलिए, बहुत सुंदर जवाब दिया। एक मंजे हुए सूत्रधार हैं, एक ऐसे कवि हैं जिनके पास सूत्र भी है और तीखी धार भी है, और जब वो धार से धराशायी करते हैं तो श्रोता अपनी तालियों से जो है अपनी अभिव्यक्ति को जो है सामने रखते हैं। बहरहाल उम्मीद की जा सकती है कि ऐसे सच्चे हृदय वाले कवि यदि हमारे देश में हिंदी भाषा के जागरण की दिशा में काम करते रहेंगे, राष्ट्र प्रेम क्या है, देश प्रेम क्या है और देश के प्रति समर्पण की भावना क्या है, उसके मूल मायने यदि पहुंचाते रहेंगे तो सही मायनों में राष्ट्रभक्ति केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही याद नहीं आएगी, बल्कि 365 दिन उसके तीनों रंग जो है अभिव्यक्त होते रहेंगे। उम्मीद की जा सकती है कि शशिकांत यादव जी जैसे जो तमाम शख्सियत हैं, जो व्यक्तित्व हैं, वो भी जो है आने वाले दिनों में एक महती भूमिका में हमारे राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करते नजर आएंगे। एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में इतना ही। एक खास साक्षात्कार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।